Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the revival of learning. इससे पहले हमने एज ऑफ चौसर डिस्कस की थी, उससे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड. ठीक है. सो एज ऑफ लर्निंग का जो टाइम पीरियड है डेट इज़ 1400 to 1550. ये टाइम पीरियड आपको गिवन है. इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रिवाइवल. रिवाइवल का मतलब है फिर से रीडिस्कवरी होना. ठीक है. इस पीरियड के अंदर जो पुराने ग्रीक या लैटिन वर्क थे उन सब को फिर से पढ़ा गया. ओके. सो मतलब यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर नई लिटरेचर का डेवलपमेंट कम होता है. नई लिटरेचर इतनी ज़्यादा नहीं लिखी गई थी, लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उनको ज़्यादा पढ़ा गया. ठीक है. द रिवाइवल ऑफ लर्निंग. इस पीरियड की स्टार्टिंग होती है चौसर की डेथ के बाद. चौसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश राइटर थे. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, डेट वॉज द प्रोलूग टू कैंटरबरी टेल्स. उसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है. ठीक है. इनकी डेथ के बाद कोई भी लिटरेचर में वर्क नहीं लिखा गया, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा गया. लोगों का जो फोकस था वो क्लासिकल टेक्स्ट को स्टडी करने में ज़्यादा था. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे रिवाइवल वर्ड का मेंशन किया गया है. सो मैंने आगे मेंशन कर रखा है, हम पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनकी रीडिस्कवरी की गई. एंशियंट ग्रीक और जो रोमन वर्क्स हैं उनको फिर से पढ़ा गया. ठीक है. चलिए. सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पीरियड है ना रिवाइवल का पीरियड, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है. इसके अंदर लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ने लग गए थे और साथ ही उनके अंदर खुद को जानने की एजुकेशनल अवेकनिंग, कल्चर में काफ़ी सारे चेंज आए. ठीक है. सो इस पीरियड को हम बोल सकते हैं कि मिडिल एजेस की डार्कनेस के बाद ये एनलाइटनमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड का पीरियड था. ठीक है. यहाँ पे हम एक बैटल की बात करते हैं जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ इग्नकोर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, किंग हेनरी, ये इंग्लैंड के किंग हैं, किंग हेनरी फिफ्थ, ये फ्रांस को डिफीट कर देते हैं. ठीक है. इनके पास बहुत पावरफुल आर्मी थी. ये फ्रांस को डिफीट करते हैं. ये इंग्लैंड के किंग हैं और उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी होती है. इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ ट्रोयस. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है. इस ट्रीटी के बाद इंग्लैंड की डोमिनेंस हो जाती है फ्रांस के ऊपर. एंड इंग्लैंड, आपको पता है कोई भी अगर पावर जीत जाती है तो वो ऑब्वियसली दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करेगी. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जॉन ऑफ आर्क एक पर्सन है फ्रांस के, इन्होंने फिर से एक बैटल लड़ा और अपनी जितनी भी खोई हुई जो भी पावर थी फ्रांस की उन सबको इन्होंने इंग्लैंड से वापस ले लिया. ठीक है. सो यहाँ पे फिर से फ्रांस के पास उनकी अपनी पावर आ गई. अब इंग्लैंड की कोई डोमिनेंस नहीं थी. ठीक है. अब यहाँ पे जो इंग्लैंड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि यहाँ पे कुछ रिबेलियंस हो रहे थे. ब्लडी वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस जो है ये भी इंग्लैंड के अंदर था, वॉर हुआ था. इसकी वजह से क्या होता है कि इंग्लैंड की पावर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है. एंड इन सभी चीज़ों को लेकर क्या होता है इस टाइम पीरियड के अंदर, अब देखो एक तो फ्रांस के साथ इतना लंबा वॉर चला इंग्लैंड का, उसके बाद सिविल वॉर्स रहे जैसे कि वॉर ऑफ रोजेस हुआ. अब इस टाइम पे लोगों का अटेंशन इन सभी बैटल्स या वॉर्स की तरफ था, इसीलिए कोई अच्छी बुक पोइट्री नहीं लिखी गई. ठीक है. ओके. सो इस पीरियड के बाद में क्या होता है, मीन्स जब ये सारे बैटल्स होते हैं तो धीरे धीरे बाद में लोगों का जो फोकस है वो रिलीजन को लेके, ठीक है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे. तो बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी. जैसे क्लासिकल टेक्स्ट लोगों ने पढ़ने स्टार्ट करे, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में थे वो पूछे गए. एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके वर्क इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड एजुकेशन के सेंटर बने थे. ठीक है. इनके वर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस इंक्रीज हो गई. देयर वर्क वर रीडिस्कवर्ड, इनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया गया क्योंकि इनके जो वर्क थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. वो फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर हमें नई इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे स्कॉलरशिप की लैंग्वेज रही एंड ग्रीक लैंग्वेज की भी प्रोमिनेंस बढ़ गई क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने में. और कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट आपको पता है ग्रीक में भी लिखे हुए थे, तो ग्रीक भी लोगों को मतलब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी और लोगों ने इनको भी, इन सभी वर्क्स को भी पढ़ा था. ठीक है. इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, ह्यूमनिज्म के आइडियल्स का स्प्रेड होता है, साथ ही ह्यूमन वैल्यूज़, एजुकेशन एंड रैशनैलिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया. एंड कि वो पीरियड है जब लिटरेचर, आर्ट, साइंस, रिलीजन, इन सब का डेवलपमेंट होता है. मतलब कि इतने सारे बैटल्स हुए, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी इंग्लैंड की और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी. ठीक है.
एंड 1476 के अंदर विलियम नाम के एक पर्सन है, वो प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लैंड के अंदर। अब आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद एंड अब अगर हम देखें मोबाइल्स आने के बाद हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है, ठीक है। हम मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, पहले हमें स्कूल में हम जाते थे, वहाँ पे पढ़ते थे, हमारे डाउट्स होते थे तो वो वहीं पे क्लियर होते थे, लेकिन अब हम घर पे बैठे बस 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल में सर्च करते हैं और हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं। अब देखो उस टाइम पे कुछ जो वर्क्स लिखे जाते थे अब वो हाथ से लिखे जाएंगे, फिर लोगों में बांटे जाएंगे, तो इतना सारा मतलब कि जो भी वो बुक है वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी, जो आइडियाज़ वर्क्स हैं वो इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे। अब प्रिंटिंग प्रेस से बहुत आसान हो गया था, ठीक है। सो जो बुक्स थी उनको प्रिंट किया जाने लगा, वर्क्स को प्रिंट किया जाने लगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। जो चौसर हैं उनका जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ये, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ओके। ये वो टाइम पीरियड भी है जब जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना इस पीरियड के अंदर उसके ऊपर इटालियन रेनेसांस आर्ट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मीन्स यहाँ से इंस्पायर्ड थी। एंड बाइबल को इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया था। एंड इस टाइम पीरियड के अंदर जो नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग है उसका राइज होता है, सेक्युलर थीम्स की इमर्जेंस होती है, मीन्स लोग अब ज़्यादा कट्टर नहीं थे अपने रिलीजन को लेके, ठीक है। सेक्युलर आइडियाज़ का स्प्रेड होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रोथ होती है, इसको हम एज ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं। एंड प्रिपरेशन किसकी, एलिजाबेथन एज की। इस एज के बाद हम एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। यहाँ पे आप देखो जो प्लेटो एरिस्टोटल के आइडियाज़ को, उनके वर्क्स को फिर से रीडिस्कवर किया गया, तो आज भी हम प्लेटो एंड एरिस्टोटल के वर्क्स को हमारी जब हम अपनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस होता है। एंड एज ऑफ रिवाइवल में जब बाद का टाइम पीरियड है, ठीक है, उसके अंदर लिटरेचर, लर्निंग, इन सब के अंदर लोगों का इंटरेस्ट था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। पोइट्री की इमर्जेंस होती है, यहाँ पे जो भी पोइट्री लिखी गई, ठीक है, वो इटालियन रेनेसांस पोइट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। पैट्रियार्कन सोनेट को वाट ने इंट्रोड्यूस किया और उनका एक वर्क है जिसका नाम है हुसो लिस्टो हंट, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी इसी टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया। एंड इसके अलावा हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सूरी, इनके वर्क हैं वर्क्स ऑफ क्रूअल प्रिजन एंड द मीन्स टू अटेन गुड लाइफ, ये 2 वर्क भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी वर्क्स के नाम आपको याद रखने हैं। एंड प्रोस के अंदर थॉमस मोर का एक वर्क है, हिज वर्क, उसका नाम है, मीन्स उनका वर्क यूटोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ ड्रामाज लिखे जाते हैं, जो ड्रामा लिखे गए थे वो सेक्युलर और ह्यूमनिस्टिक थीम्स पर बेस्ड थे। एंड कुछ मॉरलिटी प्लेस भी लिखे गए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मिस्ट्री प्लेस भी लिखे जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ओके। जो ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग है इसके बारे में हमने पढ़ा कि जब चौसर का डेथ होती है एंड चौसर की एज डिक्लाइन होती है, उसके बाद एलिजाबेथ एज के प्रिपरेशन से पहले का ये टाइम पीरियड है। इसके अंदर पहले तो बहुत सारे वॉर्स चलते रहे, तो लोगों का फोकस वॉर के अंदर था, कोई भी अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का वर्क नहीं लिखा गया था इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है वो जो मानवतावाद की भावना है वो आती है। एंड धीरे धीरे लोगों ने वर्क लिखने स्टार्ट किए, मीन्स राइटर्स ने वर्क लिखने स्टार्ट किए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जो इस टाइम पीरियड के अंदर लिखे गए थे। यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है, इससे हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की फाउंडेशन के बारे में बताता है। एंड इसके अंदर हमें 3 वर्ड्स के बारे में बात की गई है, डेट इज़ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्युलर थीम्स का इमर्जेंस होती है, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। एंड उससे पहले हमने पढ़ा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि क्लासिकल टेक्स्ट की रीडिस्कवरी इस टाइम पीरियड के अंदर की गई थी, ठीक है। एंड ये सारा जो काम होता है, मीन्स ये जो एज है ये चौसर की डेथ के बाद हुई थी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। अब हम प्रिपेयर हो गए हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में। आज की जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसकी स्टार्टिंग होती है एलिजाबेथन एज से। उससे पहले हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश के बारे में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर हमने मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ा था। एंड चौसर का वर्क भी मिडिल इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड जब एलिजाबेथन एज हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट
पोइट्स के बारे में, ठीक है। सो ये जितना भी हमने पढ़ा है ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सैक्सन, एज ऑफ चौसर एंड रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।